जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज हमारे प्रोग्राम में हमें एक बार फिर जॉइन कर रहे हैं डॉक्टर अंकित शाह। भारत का एक ऐसा नाम जो बहुत सारे प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं एज़ ए एनालिस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िया निगार हैं। इससे पहले आपको मैं कहूँगी थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए एक बार फिर टाइम निकाला। नमस्कार और वेलकम टू माय शो। जय श्री राम। डॉक्टर अंकित शाह, आपसे वैसे तो मैं 2-3 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कि स्टार्ट हम करते हैं क्योंकि अभी तो इलेक्शन का ही दौर-दौर है, हर कोई इलेक्शन पे ही बात कर रहा है। तो मैं भी थोड़ा-सा समझना चाह रही हूँ, ज़रा बताइएगा कि आपके मुल्क में जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? वो कह रहे हैं कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है कि मोदी की हवा चल रही है, कोई कह रहा है कि जो टर्नआउट है वो कम है, पहले से कम है तो क्या होगा? कोई कह रहा है कि पहले 2 फेज़ में इतनी सीट्स ले ली हैं। अभी तक हमारे सामने क्या नक्शा आया है कि कौन आ रहा है? देखिए आलिया जी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं और थंपिंग मेजोरिटी के साथ वापस आएंगे। तो चाहे ग्राउंड से जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो 2 फेज हुए हैं और 3 फेज हुए हैं, और इसमें भी जितना कवर हुआ है कि साउथ के स्टेट्स जहां ऑलरेडी मतलब एंट्री है बीजेपी के लिए, वो स्टेट्स कभी प्रो बीजेपी थे ही नहीं, राइट, अच्छा, पहले से। तो वो फेज में ऑब्वियस आप अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो कि जहाँ पे रीजनल पार्टी स्ट्रांग है। लेकिन बाकी के सारे फेसेस आप देखोगे, थर्ड फेज जो भी स्टार्ट होगा, जहाँ पे गुजरात उनका स्टेट है, मेरा स्टेट है, पूरी 26 की 26 सीट आएंगी। एक सीट तो हम इलेक्शन से पहले जीत चुके हैं, क्योंकि सारे सारे कैंडिडेट्स भाग गए बाकी की पार्टीज के। तो इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही वो सीट तो डिक्लेयर हो चुकी। तो ये जो है, आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड टर्म ये धर्म स्थापना का टर्म है, ये वर्ल्ड लीडर चूज करने का टर्म है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंज आना है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी का नारा जो है कि 400 पार, एनडीए का अलायंस, और 2 साल मैंने ऐसी प्रेडिक्शन तो दे ही दिया था कि 350 प्लस तो ऐसे भी आ ही जाना है। तो उसमें कोई चेंज नहीं है उस प्रेडिक्शन में। दूसरा, हमें ये समझना है कि जिस प्रकार से वर्क हुआ है लास्ट 10 इयर्स में, और जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की प्रॉमिस की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 1000 साल की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1000 साल तक के लिए भारत को जो भी कुछ जरूरत पड़ता है उसके फाउंडेशनल चेंजेस ये थर्ड टर्म में किए जाएंगे। तो जितने जितने हमारे बड़े प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन पॉलिसी मेकिंग में इस टर्म में हो जाएगा। तो जो एक मैसिव रिफॉर्म्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे ही शपथ ली जाएंगी। और प्रधानमंत्री जी, जैसे मैं बताता हूँ कि डेट वाइज प्लान रखते हैं 2047 तक का पूरे राष्ट्र के लिए। तो बॉर्डर्स भी आप चेंज होती हुई देख पाओगे ये थर्ड टर्म में, क्योंकि वो जो नई पार्लियामेंट बनी है वो अखंड भारत के लिए बनी है, भारत के लिए नहीं बनी, वो पूरे अखंड भारत के लिए बनी है। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि भूटान में जब अभी प्रधानमंत्री जी लास्ट गए थे, तो उसमें 4 सॉन्ग्स थे, उसमें से एक ही सॉन्ग एडिट किया गया, जिसका उस वर्डिंग्स का मतलब होता है कि हम सब मोदी के राज में जीने के लिए तैयार है, एवरीबडी अग्रीज। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो थर्ड टर्म है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे ही सीट कंफर्म हो जाएंगी, तो बहुत सारे ऐसे छोटे देश जिनके अब इंडिविजुअल वोट्स की जरूरत नहीं है यूनाइटेड नेशन में, एक बार सीट आ जाने के बाद, तो हो सकता है वो सामने से प्रपोजल लेके आए कि भाई हमें भारत के साथ जुड़ना है। तो एक अलग फॉर्मेट में या स्टेट की हैसियत से ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे थर्ड टर्म के एंडिंग 2030 के बाद। आप वो अखंड भारत का मैप ग्रो करता हुआ देख पाएंगे। तो अच्छा डॉक्टर इसके अंदर 2 बातें हैं। एक तो ये कि क्या आप नहीं समझते कि ये एक बहुत एम्बिशियस प्लान है? और ज़ाहिर है कि चलें आप ये कह रहे हैं कि जो सोच है, वो नेक्स्ट 5 इयर्स में इस तरह की ये जो है ना रिफॉर्म्स की जाएँगी, लेकिन होते-होते जो है इसको बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसके अंदर एक और बात, हमने कई मर्तबा जब ये बात की तो ये बात कही जाती है कि ये जो अखंड भारत है, ये दरअसल हम अपनी जो सिविलाइजेशन है, एशियंट सिविलाइजेशन हम उसकी बात करते हैं। हमारा किसी के ऊपर कब्जा करने का या कोई ऐसा वो हमारे कोई
एम्बिशंस नहीं है, ना कभी भारत के ऐसे रहे हैं, तो हमारी सोच जो है वो ये है। बिल्कुल, हमने कभी कभी कब्जा करा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे मिलिट्री एडवेंचरिज्म वाला कुछ होना है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे यानी वो आप ये नेपाल कह है। रहे हैं कि जो भारत है वो इतना खुशहाल उसको बना देंगे, वो ऐसा कर देंगे कि ये कंट्रीज ये कहेंगे कि भाई ये जो ऐसी ही जो इकोनॉमी है हमारे उधर भी आए तो हम भी जो है वो इसके अंदर अपना जो है वो शामिल हाँ, होना है, क्यों, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा, साफ बात है ना कि भाई रीजन अगर प्रॉस्पर होगा तो आप अपने छोटे भाइयों को साइड पे रख के थोड़ी प्रॉस्पेरिटी करोगे। वो तो साफ बात है कि भारत की जिम्मेदारी है इस रीजन में। और क्यों वो डिफेंस का खर्चा उठाए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जब भारत पूरी सुरक्षा कर सकता है आपकी। तो ये छोटे देश जो भारत की ओर देखते हैं, अब नेपाल का आप एग्जांपल ले लो, जिसके पास सी रूट्स नहीं है। ट्रेड अगर कुछ करना है तो एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ भारत है। अगर कुछ भी ट्रेड करना है तो डिपेंडेंसी है। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा चाइनीज पोर्ट का एक्सेस कहां मिलेगा नेपाल को, कौन सी तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास रहा है कि ये सब हमारे ही जनपद थे एंशिएंट भारत में। तो ये तो कोई नकार नहीं पाएगा। दूसरा, आपको समझना है कि अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि हम मिलिट्री भेज के किसके ऊपर कब्जा करने वाले हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट का बेनिफिट्स, हमारे पॉलिसी का बेनिफिट्स आपको हो सकता है ना। आपको कोई एंटी इंडिया वाली कोई आपकी ज्योग्राफी के अंदर किसी को स्पेस देने की जरूरत है ऐसे विचार की, राइट। तो पूरा रीजन मिलके प्रॉस्पर कर सकता है, और क्यों नहीं, श्रीलंका आज मानता है। अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग इंसाइट देता हूं। श्रीलंका में लास्ट ईयर करेंसी स्वैप डील हुआ चाइना के साथ युआन ट्रेड के लिए। उसी के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड की बातें शुरू हो गई कि भाई सारा ट्रेड भारत के साथ इंडियन रुपी में होगा। इस महीने 12 अप्रैल को मालदीव्स में दोनों बात हो गई कि चाइना के साथ युआन में ट्रेड होगा, भारत के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड होगा। और ध्यान रहे कि मीडिया में जो आ रहा है और जो पॉलिटिशियंस से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मालदीव्स में, वो एक दूसरे के विरुद्ध आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 12 अप्रैल को क्या बात हो रही है कि इंडिया के साथ रुपये में ट्रेड करेंगे, चाइना के साथ युआन में। यही चीज लास्ट ईयर बांग्लादेश में भी हो चुकी। चाइना के साथ युआन में ट्रेड करेंगे, भारत के साथ इंडियन रुपये में ट्रेड करेंगे। तो जब जयशंकर जी को अभी लेटेस्ट किसी मीडिया में पूछा गया भारत चाइना रिलेशंस के बारे में, तो उन्होंने साफ शब्दों में बताया, भारत इज चेंजिंग, चाइना इज ऑल्सो चेंजिंग। तो मैं जो आपको हिंट दे रहा हूं कि जहां पे मल्टीपोलर वर्ल्ड एक कॉमन गोल है पूरे एशिया का, उसका मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। जहां पे आपको कन्वर्जेंस दिखेगा बड़े पावर्स का, जो, क्योंकि जब तक एशिया मल्टीपोलर नहीं होगा तब तक आपको वर्ल्ड मल्टीपोलर नहीं मिलने वाला है। तो भारत, चाइना और रशिया को ये विजडम दिखाना पड़ेगा कि भाई हम समझ लें कि कौन से रीजन में किसी ने इंटरफियर नहीं करना है, किस हद तक करना है, मल्टीपोलरिटी में लेके जाना है। ठीक है, मुझे ये ऐसा भी महसूस हो रहा है कि एक तरीके से कि ये जो बात की जा रही है कि 2026, या ये मैंने कई जगह पे तज्जिया होते देखे कि 2026 में जो है वो भारत और चाइना की जंग होगी, तो शायद आप लोगों का प्लान पहले से जो है वो इंडिया का एक ऐसे भी तैयार होगा, मुझे लगता है कि जंग ना हो, जंग को रोकने के लिए कुछ ऐसा पहले से किया जाएगा कि जंग नहीं होनी चाहिए। देखिए जाहिर है आलिया जंग होगी जी, तो फिर तो सारी इकोनॉमी धरी की धरी रह गई ना। देखिए आलिया जी, 99.99% भारत चाइना वॉर के बारे में 2020 से करवा रहे हैं, रोज स्क्रीन पे करवा रहे हैं। आज हाँ, भी एक रोज मिल जाएंगे आपको दो दो तीन तीन वीडियो। ठीक है, मैं बिल्कुल भी इस चीज में मानता नहीं। मुझे ये हास्यास्पद चीज सुनाई देती है जब कोई ऐसा बोलता है, क्योंकि भारत और चाइना को अगर फुल वॉर करना होता तो पूरा बाकी का वर्ल्ड पॉपकॉर्न लेके रेडी बैठा है। अगर इन दोनों ने करना होता तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी भी कर सकते हो, कोई रीजन चाहिए ही नहीं। किसी एक को करना है तो स्टार्ट हो सकता है, करना ही नहीं है दोनों में से किसी को, चाइना भी नहीं वरना चाहता, कब, चाइना भी नहीं करेगा। बिल्कुल भी नहीं, पागल थोड़े हैं वो लोग। तो ये बड़ी बेवकूफाना बातें जो मीडिया में एक्सपर्ट्स में चलती रहती है, मैं बिल्कुल इनको रोज मैं बताता हूं कि भाई तुम
सुनो तो जयशंकर जी क्या बोल रहे हैं। पिछले 7 साल से, जितने टाइम से जयशंकर जी आए हैं, उनकी स्पीच का एनालिसिस तो करो। वो 70% वेस्टर्न हेजीमोनी की बात कर रहे हैं। अगर एलएसी स्टैंड ऑफ उतना सीरियस होता तो वेस्ट में जाके, वेस्ट के स्टेज पे आप हेजीमोनी कैसे बात कर सकते हो? तो इनको अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, ये लोग जो भी बोल रहे हैं उनको ठीक है, पता ही हाँ, नहीं है कि वॉर क्या होता है। सही, मैं समझ गई। काफी ज्यादा तज्जिया, मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया कि ये तज्जिया लोग इस तरीके से क्यों करें। ये ऐसे ही है कि जैसे वो बन के आ रही होती है ना, कि ये जो तज्जिए होते हैं ना, ऐसे लगते हैं कि जैसे हर साल एक न्यूज आ रही होती है और वीडियो चल रही होती है कि इस साल दुनिया खत्म हो जाएगी, अगले साल दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसे ही लगता है, ये वाली भी रोज थ्योरी। करवाते हैं वो, रोज करवाते हैं वो। और भारत ऐसे और ही चाइना तो फेवरेट टॉपिक है इन लोगों का। इन्हें पता ही नहीं है कुछ। मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूँ। गलवान घाटी पे हमारा स्टैंड ऑफ हुआ, साम सामने फाइटिंग हुई। आज तक अभी भी आर्म्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक दूसरे को मारा होगा, पत्थर मारे होंगे, स्टिक्स मारी होंगी, सब किया होगा, मरे भी हैं लोग, ये भी हकीकत है। लेकिन क्या भारत की एम्बेसी से एम्बेसडर वापस बुलाया गया? क्या चाइना के एम्बेसडर को एमईए की ऑफिस बुला के प्रोटेस्ट किया गया? मुझे बता दो एक स्टेटमेंट, अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला हो कि भारत और चाइना कॉम्पिटिटर्स हैं, ये तक बोल दिया हो तो दिखा दो। राइवल्स तो दूर की बात, कॉम्पिटिटर भी बोला हो तो दिखा दो। क्या कभी वहां से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है? मार्च 2022 चाइना के अंदर सारे मंदिर रिवाइव किए जा रहे हैं, क्या कभी आया ये न्यूज में? दिखाया क्या? तो ये जो है, आप ये समझ के चलें कि ये दो बड़ी सिविलाइजेशन है। अगर इन्होंने एक दूसरे को पंच भी करना है तो छोटे छोटे देश भाड़े पे मिलते हैं आपको, एक दूसरे को जितने पंच देने हैं दे दो, कौन रोकता है? फुल स्केल वॉर का मतलब होता है कि दोनों की जनरेशन, 6-7 जनरेशन पॉइजन हो जाएगी और मुझे कोई टेंजिबल आउटकम नहीं दिखाई देता। अगर मुझे कोई टेंजिबल आउटकम दिखा दे कोई एक्सपर्ट कि भारत चाइना वॉर का ये आउटकम, बिना आउटकम के तो कोई वॉर इनिशिएट नहीं करता, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता, राइट? वॉर के लिए कुछ तो दिमाग में आउटकम होना चाहिए ना, इनिशिएट करने के लिए। मुझे कोई टेंजिबल आउटकम दिखा दे कि भारत चाइना फुल स्केल वॉर, वॉर शब्द का अर्थ क्या होता है कि फुल स्केल वॉर, एस्केलेशन लेडर उतना ऊपर जाएगा कि फिर कोई आर्म्स का कोई लिमिट नहीं है यूजेज का। तो आप मुझे बता दो कि आउटकम क्या आना है। आपको लगता है कि कोई टेरिटरी अगर भारत की जाती है, आपको लगता है वहां पे वॉर एंड हो जाएगा? किसको लगता है ये? तो ये बड़ी बेवकूफाना बातें हैं जो लोग ये ठीक है, बात करते हैं। सही। ठीक है। अच्छा, मेरे सामने खबर आ रही है अभी अभी की, क्योंकि ये खबर है, मैं ढूंढ रही थी कि क्या लेटेस्ट खबरें आ रही हैं। तो ब्लूमबर्ग जो है वो खबर दे रहा है। मैं जो भी प्रोग्राम्स करती हूँ, जहां से भी जो भी खबरें होती हैं उनको लेती हूँ। इस वक्त ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ही इज $20 ट्रिलियन शॉर्ट ऑन हिज ग्रैंड प्लान फॉर इंडिया इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि जनाब, ये $20 ट्रिलियन जो है ना, ये शॉर्टेज है। और इस तक पहुंचने के लिए जो स्टेटस, टू रीच डेवलप्ड स्टेटस बाय 2047, जो कि आप लोगों ने मैपिंग की है ना, वो उसका बता रहे हैं कि उस तक पहुंचने के लिए। और वो कह रहे हैं कि द कंट्री वुड नीड ए 6-fold इंक्रीज इन जीडीपी। तो इसमें मैं जानना चाहूंगी कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, कि नहीं, आप समझते हैं कि जीडीपी जो है 6-fold आप कर लेंगे और जो शॉर्टेज है वो उसको आप पूरा कर लेंगे? क्या कहेंगे इस खबर सबसे पे? पहले तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ब्लूमबर्ग से लेके जितने भी वेस्टर्न मीडिया के हेडलाइंस आते हैं, सारे कॉन्कॉक्टेड और कुक्ड होते हैं। और इस पर गवर्नमेंट से बार बार बोला जा रहा है कि आप ये फालतू के इंडेक्स जो बनाते रहते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, क्योंकि लेकिन इनका डॉक्टर अंकित डेली बेसिस पे उनके इंडिया के लिए बड़े अच्छे इंडेक्सेस भी आ रहे होते हैं, बड़ी अच्छी खबरें, अच्छे भी और आ रहे हैं। इकोनॉमी की जो भी हम खबर जब देखते हैं तो हमें वेस्टर्न मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से ही ऐसी जबरदस्त खबरें इंडिया की इकोनॉमी की मिल रही होती हैं, जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम्स करती हूँ। उसका कारण ये है, भी है। हाँ, उसका कारण है क्योंकि वहां पे दो फैक्शन है। एक फैक्शन है जो डिसाइड कर चुका है कि अमेरिका छोड़ के हम भारत में ऑपरेशन शिफ्ट करेंगे और भारत से प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कैसी भी हो जाए, आपके पास एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंज्यूम तो ह्यूमन बींग ने करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट होगा। तो जो वेस्टर्न फैक्शन को पता है कि ये फाइनेंशियल नेक्स्ट क्राइसिस जो आ रहा है
उसके करेंसी के रीसेट के बाद अगर सरवाइव करना है तो भारत की ज्योग्राफी के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि रशियन या चाइनीज कस्टमर्स वेस्टर्न ब्रांड्स को उस प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो फिर कौन सा मार्केट बचता है? तो जो फैक्शन मानता है कि भारत इज द फ्यूचर और इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स छपवाता है, और जो फैक्शन इसके विरोध में है वो ये नेगेटिव वाले इन्फ्लुएंसेस वाले रिपोर्ट लेके आते हैं। अब जहां तक प्रश्न ये है कि भाई इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, तो मैं आपको बता दूं 2047 तो बहुत दूर की बात है, डॉलर टर्म्स में लिखी ही नहीं जाएगी जीडीपी थोड़े साल बाद, ठीक है, क्योंकि वो करेंसी खत्म कर चुके हैं अपनी। दूसरा वही एब्राहमिक इकोनॉमिक्स के चलते। दूसरा हमें यह समझना है कि जो रिक्वायरमेंट, वेल्थ की रिक्वायरमेंट की वो बात कर रहे हैं, आज भारत की पॉपुलेशन के पास इतना गोल्ड है जो पूरे प्लेनेट की सारी सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड मिला लो तो उससे ज्यादा है। नहीं, लेकिन अमेरिका में तो सबसे ज्यादा है ना? नहीं, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व्स, मैं सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ। ओके। सिटीजन्स, मंदिर और ये गवर्नमेंट रिजर्व, ये तीनों अगर आप टोटल करोगे तो पूरे प्लेनेट पे सबके पास जितना गोल्ड होगा उससे ज्यादा भारतीय सिटीजन्स के पास। तो जब ये क्राइसिस आने वाला है, जहां पे मैं बोलता हूं कि यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट पूरा डी डॉलराइजेशन स्क्रिप्ट है, मैंने स्टार्टिंग से प्रेडिक्ट कर दिया था। तो मेरे जितने क्लाइंट्स थे उन्होंने 47,000 में गोल्ड ले लिया था, अब इस 47 का 74 हो चुका। तो जैसे जैसे ये स्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी डी डॉलराइजेशन की, तो सबको समझ आ जाएगा कि गोल्ड इज एक्चुअली द करेंसी। और जब ये फाइनेंशियल रीसेट हो जाएगा तो नया करेंसी का जो फॉर्मेट होगा, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं, डिजिटल रुपी बोलो, डिजिटल डॉलर बोलो, डिजिटल पाउंड बोलो, उसमें कुछ ना कुछ गोल्ड का फॉर्मूला उसके अंदर आ जाएगा। तब जाके आपको रियल परचेसिंग पावर भारत की समझ आएगी। बिटकॉइन की क्या प्रेडिक्शन है, जरा दे दे मुझे आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि यूएस जो है वो बिटकॉइन से डी डॉलराइज कर रहा है, और ब्रिक्स के नेशंस जो है वो गोल्ड से डी डॉलराइज कर रहे हैं। अगर, और हमें ग्रेटफुल होना चाहिए यूएस का कि वो बिटकॉइन से कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो भी गोल्ड से कर रहे होते तो अभी गोल्ड 1.5 लाख इंडियन रुपीस पहुंच चुका होता है। तो जो मेरी समझ में आता है स्क्रिप्ट ये है कि जैसे ही ब्रिक्स के नेशंस नए फॉर्मूला के साथ रेडी हो जाएंगे तो बिटकॉइन को डंप करके अमेरिका वो नया फॉर्मूला अपना लेगा। अच्छा, ये मेरा, लेकिन अभी कब तक बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाता रहेगा? ये जब तक क्राइसिस आके नेगोशिएशंस चालू नहीं हो जाते, जो मुझे लगता है कि यूके के इलेक्शंस के बाद शुरू होंगे वो नेगोशिएशंस, तब तक बिटकॉइन को रखा जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई अमेरिकन बैंक्स में लाइन लगा के डॉलर जमा करें और गोल्ड मांगे। शायद उनके पास गोल्ड ना हो देने को, या वो ऐसा पैनिक होने नहीं देना चाहते, या शायद है लेकिन सिटीजन्स को नहीं देना चाहते गोल्ड। तो बिटकॉइन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज डिजिटल गोल्ड। अच्छा, आप जो बात करते हैं वेल्थ जनरेशन की और इकोनॉमी की, तो जाहिर है एक तो ये कि आपकी डॉक्टरेट भी इसके अंदर है और आपका सब्जेक्ट भी है, ये ठीक है अपनी जगह पर, इकोनॉमी से, कॉमर्स से रिलेटेड है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका एक खास नुक्ता नजर है कि जो सनातनी वेल्थ या इसके ऊपर जो है वो आप बात करते हैं, वो क्या है? क्या वो सिर्फ ये है कि मंदिर की इनकम की बात कर रहे हैं आप, जो वहां से इनकम होती है? नहीं। तो पहले बेसिक प्रिंसिपल क्या डिफरेंस आता है सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल और जिसे मैं कहता हूं एब्राहमिक इकोनॉमिक्स मॉडल। तो जब भी आप किसी इकोनॉमिक्स की क्लास में जाएंगे तो आपको प्रोफेसर या टीचर बोलेंगे कि दो बड़े मॉडल्स हैं। बोलेंगे एक कैपिटलिज्म है एडम स्मिथ वाला, दूसरा बोलेंगे कम्युनिज्म है कार्ल मार्क्स वाला। और वहां से फिर और इकोनॉमिस्ट हुए जो उसको ज्यादा डीप में एक्सप्लोर करते गए, लेकिन ये दो मेन मॉडल्स आपको बताए जाएंगे। कभी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एंशिएंट भारत के पास कोई इकोनॉमिक मॉडल था। अगर 1800 साल, 2000 में से 1800 साल अगर हम 27% वर्ल्ड को जीडीपी दे रहे थे, बिना इंग्लिश लैंग्वेज के, बिना रिजर्व करेंसी स्टेटस के, बिना किसी कॉन्टिनेंट पे जाके चढ़ाई करके लूटने के, 1800 आउट ऑफ 2000 लास्ट ईयर्स, मतलब 85% ह्यूमन हिस्ट्री जो हमें पता है अभी लास्ट की, उसमें अगर आप 27% जीडीपी दे रहे थे और आपके पास मॉडल नहीं था,
आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये हमको बता रहे हैं वेस्ट के लोग। तो इनको समझाना पड़ेगा कि हमारा इंस्टीट्यूशन मंदिर था। वो मंदिर क्यों था? क्योंकि आपको ये समझना है कि सनातन बोलता है कि यू आर द सोल, बॉडी इज जस्ट अ व्हीकल। एब्राहमिक इकोनॉमिक्स बोलता है कि यू आर द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल। तो एब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल सारे वन लाइफ के लिए बने कि दिस इज द ओनली लाइफ यू हैव, जिसकी वजह से उनका कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल बना कि वो उनका फोकस है मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या करना है मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, और ये एक ही लाइफ है तो मुझे सब कुछ इसी लाइफ में कंज्यूम करना है, इसी लाइफ में मुझे जीतना है। तो किसी की रेडी वेल्थ है उस पर मॉब बना के कब्जा करना है। तो यही उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में भी किया कि सिर्फ मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे उनका फोकस है। तो उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में ग्रुप बना दिए कि भाई मैं हीरो हूं, मेरा डेमोक्रेटिक ग्रुप, सामने वाला कम्युनिस्ट ग्रुप है, वो विलेन है, और सारे नेशंस को हम कन्वर्ट करके मेरे ग्रुप में लेके आएंगे और फिर एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे। दोनों ग्रुप नेशंस के ऊपर चढ़ाई करेंगे, पपेट रिजिम बिठाएंगे और उसके नेचुरल रिसोर्सेज का हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ये है एब्राहमिक इकोनॉमिक्स, क्योंकि उनका फोकस खाली मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब गलती क्या हो गई है, क्योंकि आप मानते हो कि दिस इज ओनली वन लाइफ और उसको अपने जॉब मॉडल के साथ एम्पावरमेंट, क्योंकि अभी कंज्यूम करना है सब, तो उन्होंने विमेन को भी लगा दिया जॉब पे फॉर अ टेम्पररी जीडीपी। तो क्या हो गया, सारे बर्थ रेट्स जा चुके हैं, उनके बर्थ रेट्स गए, यूएस के जा चुके, चाइना के जा चुके, जापान के जा चुके, कोरिया के जा चुके, रशिया के जा चुके। अब क्या लेकिन हो रहा है, ये एब्राहमिक अगर आप इफ यू लेट मी आस्क वन क्वेश्चन कि हाँ, जब कंपैरिजन किया जाता है, फिर यहीं से आप दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग आप जो है एलैबोरेट कर रहे हैं। जो ये कंपैरिजन जब किया जाता है तो इंडिया और चाइना के बीच अगर तरक्की में कोई अभी फासला है, फर्क है, तो वो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो चाइना की वुमेन है वो ज्यादा काम कर रही हैं, जबकि नहीं, इंडिया की जो है वो कम काम कर रही हैं। तो जी इसको जब जी तक ये गैप बराबर नहीं होगा या ऊपर नहीं जाएगा इंडिया, तो तरक्की में नहीं जा सकता ऊपर। तो उसमें तो ये भी है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है। जी मैं, हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है, ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल गलत है। तो ये जो स्टार्ट हुआ जॉब एज एन एम्पावरमेंट मॉडल, ये स्टार्ट हुआ पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस ब्रिटेन के कोलोनियलिज्म के साथ। इससे पहले पूरी ह्यूमैनिटी जॉब को एम्पावरमेंट नहीं मानती थी, वो एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मानती थी। ठीक है, तो जॉब को प्रायोरिटी देना पाउंड के साथ शुरू हुआ एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। एब्राहमिक इकोनॉमिक्स में जैसे ही आपके बर्थ रेट्स चले गए, लेकिन दिमाग में तो यही है कि ये मेरी एक ही लाइफ है, मुझे अभी सब कुछ कंज्यूम करना है। तो क्या किया सारे वेस्ट की कंट्रीज ने, डेट बढ़ा लिया, लोन उठा के आज कंज्यूम करना। लोन उठा के आज कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से मैंने पैसे चुराए, आज मैं कंज्यूम कर रहा हूं, डेट वो भरेगा। अब गलती क्या हो गई है ये एब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल में, कि फ्यूचर जनरेशन को बर्थ भी नहीं देना है, क्योंकि वुमेन को डिप्लॉय कर दिया जॉब मॉडल में। अब क्या हो गया, बर्थ देना नहीं है लेकिन लोन लेके कंज्यूम करना है, तो 34 ट्रिलियन का यूएस का डेट हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब लोन भरेगा कौन, तो सारी बॉर्डर्स खोल दी, यूरोप ने सारी बॉर्डर्स खोल दी, यूएस ने भी सारी बॉर्डर्स खोल दी, कोई तो लोन भरेगा ना, बर्थ रेट तो आपके जा चुके। तो जो सारे रेडिकल्स यूरोप में अंदर आए, आज यूएस में साउथ से पूरी बॉर्डर्स क्यों ओपन कर दी गई है, वो लोग पागल लोग नहीं है। अगर ये बॉर्डर्स नहीं ओपन की होती तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होना था, क्योंकि डेट किसी को तो पास ऑन करोगे ना। अच्छा ये बात अलग है कि जो इलीगल्स एंटर हो रहे हैं वो ये सोच के नहीं एंटर हो रहे कि हम कोई बर्डन उठाने वाले, वो तो फ्रीबीज लेने एंटर हो रहे हैं, वो नहीं, पूरी इसकी एक अलग और बात बड़ी है। वजह है ना। देखिए, इसकी एक और बड़ा फैक्टर ये है, क्योंकि मैं यूएस में ही हूँ, तो यहाँ पर जो है यूएस में जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए क्योंकि यूएस बहुत बड़ा है, यहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अ, जो वो काम नहीं करने होगी। वाले लोग हैं, नौजवान हैं, वो कम है, तो जो बाहर से इसलिए वो आने देते हैं कि यहाँ पर जो जॉब्स हैं उसको वो को जॉब्स पर जो है वो लगा सके, क्योंकि लोग जो है कम है यहाँ पर। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है, क्योंकि यहाँ पर आप ये जितने वही देखेंगे ना। जी। ये वही है जो मैं बता रहा हूँ
कि जो 34 ट्रिलियन का डेट हो रखा है वो किसी के सिर पे तो फोड़ना है ना, बर्थ रेट तो जा चुके। जो आप वर्क बोल रहे हो उसका मत, वर्क क्या होता है, इट्स अ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से वो डेट भरा जाएगा ना, राइट। तो यूरोप में भी यही किया, उन्होंने बॉर्डर्स खोल दी। अच्छा, जिस नहीं तो जॉब जो की आप लोग बात कर रहे हो ना देखे ना, अगर कि अगर यूएस फर्ज में करें, बहुत देखिए जॉब्स है। मेरा सवाल हाँ। लीजिए प्लीज, ठीक है। जैसे मैक्सिको है या दूसरे कंट्रीज है, वहां से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। मसला ये है कि वो जिस कंट्री से आ रहे हैं वहां पे उनके पास रोजगार नहीं है। तो जो उनको चाहिए वो तो मिल रहा है ना, जो उनको हाँ चाहिए वो तो मिल रहा है। एक कंट्री में अगर जी। किसी के कोई जॉबलेसनेस है, जॉब नहीं है, तो वो भी तो एक हाँ। मसला है ना। वो तो एक जॉबलेसनेस की वजह से नहीं आ रहे, उनको लग रहा है कि ये सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस से जो फ्रीबीज गवर्नमेंट देती है वो उनको मिलेगा, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सोच के वो लोग आ रहे हैं। नहीं 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 ठीक है। डॉक्टर अंकित, जो लोग नहीं नहीं नहीं, ये एक रिफ्यूजी क्राइसिस जो है, ये एक दुनिया का बहुत बड़ा क्राइसिस है, और इसका 70% लोग, आम लोग, इस तरह जिस तरह आप सोच रहे हैं, देखिए आपकी तो डॉक्टरेट है, आप तो एक ऐसे बंदे हैं कि जो सारे वो देते हैं, पेश करते हैं थ्योरीज। आम लोग ऐसे कहाँ सोचते हैं? जिसके पास भूख है, नंग है, जिसके पास खाने को नहीं है, उन कंट्री से, सारे उन्हीं मैं कंट्री से आ रहे हैं लोग। मैं आपको कोई वही ऐसे समझा कंट्री रहा से हूँ नहीं आ रहा जहाँ कि जिनके पास खाना हाँ, हो। मैं वही बता रहा हूं आपको कि सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस के वजह से जिस कंट्रीज के सारे सेक्टर्स की वैल्यूएशंस जा चुकी, वही लोग आ रहे हैं वहां, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रॉय कर चुका है सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी ऑलरेडी, ठीक है। इसीलिए तो आ रहे अच्छा, हैं। लेकिन इसमें एक और बात, वो ये कि आपकी इस थ्योरी के मुताबिक तो खवातीन को काम नहीं करना चाहिए, तो मैं तो भाई नहीं, इसके बड़ा खिलाफ बिल्कुल हूँ। नहीं, 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 अच्छा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये गलत, आपने गलत कंक्लूजन बताइए, निकाला। प्लीज प्लीज बताइए। तो 1000 साल पहले, इन्वेडर्स आने से पहले, इंडियन विमेन वर द रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑन अर्थ, क्योंकि वो सारे कोर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर से लेके वो जो टेक्सटाइल से लेके जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री थी, सिल्क रूट, स्पाइसेस रूट, वो सारे वुमेन लेड बिजनेसेस थे। एम्पावरमेंट मॉडल जॉब वाला नहीं था। मैन एंड वुमेन बोथ वर इन एंटरप्राइजिंग एज अ प्रायोरिटी। ओके। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो भारत में था वो तो कहीं और था ही नहीं, तब तो किसी की और सोच भी नहीं थी उस लेवल की, किसी भी देश की। तो इन्वेडर्स आने से पहले, वही तो प्रधानमंत्री जी वापस लाना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं नारी शक्ति। अभी वुमेन रिजर्वेशन उन्होंने पार्लियामेंट में डाला है। अब वो स्कीम लेके आ रहे हैं कि जहां पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लोन्स पे आप दे पाएंगे, जहां पे अमेरिका स्टाइल का इनोवेशन अब हो पाएगा, क्योंकि आप डी डॉलराइज कर रहे हो, करेंसी का पावर आपके पास वापस आ रहा है खुद की करेंसी प्रिंट करने का। तो आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दे पाएंगे अपने स्टूडेंट्स और विमेन को, तो वो एंटरप्राइजिंग शुरू कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने हमें नौकरों का देश बनाया, ये नौकरों का देश गरीब था ही नहीं कभी। तो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म ये जो आइडिया लेके आया कि बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो 15 फैमिलीज जो 15 डिजाइन के शर्ट बनाती थी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में, नो ओवर प्रोडक्शन, नो अंडर प्रोडक्शन, नो इन्फ्लेशन, नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो पॉवर्टी, नो स्टार्वेशन, उसको हटा के एडम स्मिथ ने बोला 14 डिजाइन हम मार्केट में से निकाल लेते हैं, मैं फैक्ट्री डालूंगा, तुम्हारा कैपिटल मुझे दे दो और तुम मेरे जॉबर बन जाओ। इसमें एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म में 5% लोगों ने 90% वेल्थ दुनिया की इकट्ठी कर ली उस देश की, जो आज हम यूएस में देख रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये पूरा रॉन्ग मॉडल है, क्योंकि इसका पर कैपिटा का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बताओ, पर कैपिटा इंडेक्स का क्या अचार डाले मैं? एक पर्सन के पास पूरी वेल्थ है तो भी कंट्री का पर कैपिटा का नंबर तो वही आएगा। यही हालत हो रखी है आज अमेरिका की, पूरे वेस्ट की। वो जो कुछ चोजन फ्यू है ऊपर जो रूल कर रहे हैं, सारा वेल्थ उन्हीं के पास है, पर कैपिटा का क्या मैं अचार डालूं? तो ये कोलैप्स हो चुका है। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल, मैं बता रहा हूं नेक्स्ट 20 मंथ्स में पूरा आईटी और बैंकिंग वेस्ट का जा चुका है, बचने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि उसका जन्म ही डॉलर के साथ हुआ था। बचने का कोई सवाल ही नहीं। पूरा आईटी और बैंकिंग वेस्ट का रैप अप हो जाएगा नेक्स्ट 20 मंथ्स में, डी डॉलराइजेशन के चलते। इसकी तैयारी रखें आप। तो जो आप सनातन वो बता रहे हैं, जो इकोनॉमिक मॉडल आप अपना बता रहे हैं, उसके कुछ और पॉइंट्स भी बताएंगे? जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप मानते हैं कि लाइफ साइकिल है। अब आपको नहीं पता है कि आपका कैसे जन्म होने वाला है वापस, ठीक है, लेकिन 2 जनरेशन तो आपको दिखाई दे रही है।
जो आपकी पीछे वाली और आगे वाली। ओके, तो अमेरिका में वेस्ट में क्या हुआ कि सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी के साथ पेरेंट्स को बोला गया कि तुम्हारा मेडिकेयर, रिटायरमेंट, ये सब स्टेट देखेगा, क्योंकि वो तो एंडलेस छाप सकते हैं बिकॉज ऑफ करेंसी स्टेटस। एनआरआईज क्यों सक्सेसफुल हुए? वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, वो इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि फाइनेंस हैंडल करने का उनका कॉन्सेप्ट सनातन धर्म से आया कि पीछे की जनरेशन एजेड पेरेंट्स का टेक केयर मैं करूंगा, स्टेट नहीं करेगा, और नेक्स्ट जनरेशन का एजुकेशन कंप्लीट कराना भी मेरी जिम्मेदारी, स्टेट की नहीं। तो फाइनेंस हैंडल करने का ये लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स जो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में बोलता हूं, उसकी वजह से एनआरआई सक्सेसफुल हुए जो भी कंट्री में गए। उनको कोई अब्राहमिक सर्कल ने नहीं सिखाया कि एजेड पेरेंट्स का टेक केयर तुम करो और नेक्स्ट जनरेशन की स्टूडेंट लोन नहीं होनी चाहिए उसके सिर पे, ये सनातन ने सिखाया। इसीलिए मिनिमम डिवोर्स रेट्स हैं, हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं जहां भी जो भी कंट्री में जाएंगे। तो जिन्होंने ये नैरेटिव चलाया कि ब्रेन ड्रेन हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया, इंडिया से कभी ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ। इंडिया से जो हुआ वो धर्म ड्रेन हुआ, जिसका बेनिफिट सारी कंट्रीज ने उठाया। तो ये लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स बोलता है कि पेरेंट्स का टेक केयर मैं करूंगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेविंग्स मैं करूंगा, मेरे डिवोर्सेस रेट नहीं होंगे। तो जबकि वेस्ट में क्या हो रहा है, बच्चे को निकाल दिया घर से बाहर 15-16 की एज में, 1% 2% पे लोन मिल रहा है क्योंकि सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस था अभी तक। अब तो डी डॉलराइज हो चुका है, तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, जो अब कभी नीचे नहीं आने वाले, जो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब खत्म है वो जो 400 साल की साइकिल जो मुफ्त का जी रहे थे वेस्टर्न लोग, वो खत्म है, वो ये तो मुझे डिकेड में अच्छा इट्स इसके ओवर अंदर विद। एक ये भी सवाल है डॉक्टर कि ये अगर बात है जैसे आप बयान करें, तो जिन लोगों की या जिन कंट्रीज की ये फिलॉसफी है, जैसे कि बुद्धिज्म में भी ये फिलॉसफी सेम है, ठीक है ना, वो जो है वो रीइंकारनेशन और सब इस पे बिलीव करते हैं, तो उन कंट्रीज की फिर इकोनॉमी जो है वो तो स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो सबसे स्ट्रांग कंट्रीज क्यों नहीं है ना, हमारी हाँ, भी तो नहीं, देखिए क्यों नहीं किया कभी इसके ऊपर वो इसको अप्लाई क्यों नहीं किया? मैं समझा रहा हूं कि क्या हुआ है। जितनी भी फियाट डॉलर सिटीज, जिसको मैं फियाट डॉलर सिटीज बोलता हूं, वो उन्होंने सबने वेस्टर्न टेम्पलेट कट कॉपी पेस्ट किया है। तो हमारी टीयर 1 सिटीज में भी यही प्रॉब्लम्स है, सारे जॉब मॉडल में फंस गए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वो क्लासरूम फॉर्मेट बिठा दिया। तो सभी के साथ ये हुआ है ना, किसी एक कंट्री के साथ थोड़ी हुआ है। अब रिवर्स होगा क्योंकि 400 साल की अब ये स्टोरी एंड होने को आ रही है डिकेड में। जो मैं बता रहा हूं कि नेक्स्ट 20 मंथ्स में पूरा आईटी और बैंकिंग वेस्ट का रैप अप हो चुका होगा। कैलिफोर्निया, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिडनी, टोरंटो, ये सिटीज को आप भूल जाओ, ये पूरी की पूरी डाइल्यूट हो जाएगी, बचने का कोई सवाल ही नहीं। चलें, अब 20 मंथ तक वेट करते हैं, आपके पास ये वाला प्रोग्राम संभाल के रखती हूँ, 20 मंथ्स के बाद आऊंगे आपके पास ये देखने के लिए, ठीक है? तो डॉक्टर अनिकेत शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम में आने के लिए, और हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन ये रही मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, तो आइंदा भी बात रहेगी आपके साथ। बेहद शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू जी, नमस्कार।